चलिए साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज है, सेट नंबर 7 है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको टॉप 25 साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आरआरबी के, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसे आप देखना ना भूले। ये सीरीज आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनका कलेक्शन है, 25 क्वेश्चन का सेट है, सेट नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? तो भारी जल की खोज किसने किया? भारी जल का खोज किसने किया? ऑप्शन है हेनरी हॉर्ज ने, ऑप्शन बी है एस सी यूरे ने, ऑप्शन डी है जॉन मेंडल ने और ऑप्शन सी है जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एस सी यूरे ने आपका भारी जल के खोज किए थे। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे D2O। D2O आपका भारी जल के रासायनिक सूत्र हो गया। भारी जल के खोज कब हुआ? तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में एस सी यूरे ने आपके भारी जल का खोज किए थे। अगर हम हेनरिक हॉर्ज की बात करें, हेनरिक हॉर्ज ने क्या किया? तो कहेंगे रेडियो तरंग की खोज किए। हेनरिक हॉर्ज ने रेडियो तरंग की खोज किए। उसके बाद अगर हम बात करें जी मेंडल क्या किए? तो जॉन मेंडल ने आपको आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक रिसर्च करके और आनुवांशिकता के नियम दिए। अगर जोसेफ प्रिस्टले की बात करें, जोसेफ प्रिस्टले क्या किए? तो कहेंगे जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन के खोज किए। जोसेफ प्रिस्टले क्या किए? तो ऑक्सीजन के खोज किए। कब किए? तो कहेंगे 1774 में। तो ऑक्सीजन का खोज कब किए? तो 1774 ईस्वी में खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है म्यूलर, ऑप्शन बी है खुराना ने, ऑप्शन सी है डी ब्रिज ने और ऑप्शन डी है केल्विन ने। तो देखिए यहाँ प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है, गलत है। ठीक है, अगर खुराना की बात करें, तो खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किए थे। जीन का संश्लेषण किए थे। हरगोविंद खुराना नाम है पूरा इनका। ठीक है, भारतीय थे। ठीक है, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इसमें से डीएनए का कौन? तो कहेंगे आर्थर केनबर्ग तो आर्थर केनबर्ग ने सर्वप्रथम क्या किए? डीएनए का प्रयोगशाला में संश्लेषण किए। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थर केनबर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है? एलपीजी गैस में प्रमुख घटक कौन है? तो अगर हम बात करेंगे प्रमुख घटक के, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अब देखिए क्या होता है, एलपीजी गैस गंध रहित होता है। एलपीजी गैस गंध रहित गैस होता है, लेकिन इसमें जब रिसाव करे तो आदमी को मालूम चले कि ये एलपीजी गैस लीक कर रहा है। तो इसके लिए एलपीजी गैस को गंधित बनाया जाता है। ठीक है, जिससे आपको मालूम चले कि ये सिलेंडर लीक है। तो इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है एलपीजी में, जिससे मालूम चले कि हमारा गैस लीक है? तो कहेंगे मिथाइल मरकेप्टन। ठीक है, तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे मालूम चलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा एलपीजी गैस को गंध बनाने के लिए, गंधयुक्त बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कहेंगे मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। इसमें जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अगर थियोफ्रेटस की बात करें हम, तो इन्हें कहेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। अगर हम डार्विन की बात करें तो कहेंगे इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत दिया। विकासवाद के सिद्धांत दिए।
सिद्धांत दिए। तो आपको याद रहना चाहिए विकासवाद के सिद्धांत डार्विन ने दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एस्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पोडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फल का अध्ययन करना ऑप्शन डी हो जाएगा पोमोलॉजी। पोडोलॉजी क्या है? तो कहेंगे मिट्टी का अध्ययन करना, मिट्टी संबंधित अध्ययन, पोडोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद स्पर्मोलॉजी कहेंगे बीज का अध्ययन, बीजों का अध्ययन क्या हो जाएगा? स्पर्मोलॉजी। अगर एंथोलॉजी की बात करें, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन आएगा? तो कहेंगे फूल और पौधे, फूल एवं पौधे संबंधित अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, या कहिए इसको एंथोलॉजी क्या है? तो कहेंगे विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की शाखा है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? इबोला कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है और कि आपका विषाणु है। तो इबोला क्या होगा? तो कहेंगे इबोला आपका विषाणु है। ठीक है, इबोला क्या है? वायरस है। इबोला क्या है? वायरस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कवक है, तो कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाएगा। जीवाणु है, जीवाणु की खोज कौन किया? जीवाणु की खोज किसने किया? तो कहेंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज किसने किया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के खोज किए थे। ठीक है, तो लिखिए जीवाणु के खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अगर हम वायरस से खोज की बात करें तो कौन? तो इवानोस्की वायरस के खोज किए थे। एंटोनी ल्यूवेनहॉक कौन की जीवाणु के खोज किए थे? सहवाल, कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, सहवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो आप पहाड़ पे जाइएगा ना, ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब घटता है। जब भी आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। तो जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो पानी को कम डिग्री में खोलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खोलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम से, या कि 100 डिग्री से अधिक से, या कि 100 डिग्री की 0 डिग्री पर खोलना शुरू होगा। तो कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या होगा? पानी खोलने लगेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऊपर जाइएगा पहाड़ पर तो क्या होगा? तो कहेंगे वायु दाब या वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। इसीलिए कहा जाता है जब आप प्लेन से सफर कीजिएगा तो बॉल पेन आपको ले जाने से मना किया जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी तो आपके बॉडी पर वायुमंडलीय दाब का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से पेन क्या होगा? लीक हो जाएगा, पेन बुक उड़ देगा। ठीक है, लीक हो जाएगा। तो जब भी आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब में कमी याद कर लीजिएगा। खाना वहां क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्या होगा? तो पानी उबलने लगेगा, खाना जल्दी बनेगा। ठीक है, अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल कैसा दिखाई देगा? जरा कलर ब्लाइंडनेस हो गया ओकरा लाल काला रंग के दिखाई देगा, तो लाल और हरियर में पहचाने नहीं आएगा। ठीक है, लाल और हरियर में पहचाने नहीं आएगा कि जो लाल देख रहे हैं कि हरियर देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हरियर दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के, तो क्या है? तो कहेंगे आनुवंशिकता बीमारी है। यानी आनुवंशिक विकार है या बीमारी है।
ठीक है, जौन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा पुरुष में देखने को मिलता है, पुरुष में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पुरुष में होता है, लेडीजों में होता है, लेकिन पुरुष की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के पहचाने नहीं आएगा, तो अगर कलर ब्राइटनेस है, ठीक है, तो इसमें आपको रेलवे में जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि आपको लाल हरा में पहचाने नहीं आएगा तो का सिग्नल पहचानिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लाल रंग की बात करें, देखिए अगर हम लाल रंग की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो लाल रंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अधिक होता है। अगर वही बात करें प्रकीर्णन का, स्कैटरिंग का, तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के। अगर हम यहां देखिएगा बैगनी रंग, अगर हम बैगनी रंग की बात करें, बैगनी रंग के, तो कहेंगे तरंगधर बैगनी रंग का सबसे कम, तरंगधर सबसे कम होता है बैगनी रंग का। लेकिन अगर प्रकीर्णन की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्या कर, तो बैगनी रंग के होगा। तो याद कर लीजिएगा, पूछता है कि जो लाल रंग का तरंगधर्य तो सबसे अधिक, और बैगनी रंग के तरंगधर्य तो सबसे कम, और लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम, और बैगनी रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक। तो ये आपस में उल्टा होता है। चलिए चलिए, आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको जवान बनाएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ व्यक्ति है, ठीक, आई परावर्तक सतह है, तो दूरी एकरा एकरा बीच में, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ठीक, यहाँ जाके टकराया वही से, आप फिर इसको वापस फिर सुनाई दे आवाजवा। ठीक है, तो जब इसको सुनाई देगा इस व्यक्ति की, तो पूछ रहा है कि दूरी कितना होना चाहिए, दूरी परावर्तक सतह ये फिर से सुनाई दे, तो कहेंगे 17 मीटर या 17.2 मीटर। दूरी कितना, तो 17 मीटर याद रखिएगा, 17.2 मीटर भी चलेगा। ठीक है, तो 17 मीटर याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो परावर्तक सतह की दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर पर। तो आप कहिएगा है, तो उधर तो वो कहेगा है। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह है। ना होगा तो गांव में कुआं होगा, इनार, एक बार बोल के देख लीजिएगा। ठीक है, पानी सूखल होगा, एक बार बोलिएगा, कहिएगा हेलो, तो उन्होंने से कहेगा हेलो। तो ये 17 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है, तो 17 मीटर तो नहीं है, तो फीट में है, तो निकाल लीजिए फीट में। तो निकालिएगा तो कितना होगा, 56 फीट के करीब होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 मीटर को, ठीक है, फीट में बदलिएगा तो 56 फीट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? अब देखिए, अगर मान लीजिए गर्भाशय में बच्चा पल रहा है, तो उसको खाना कहीं मिलेगा, पोषण कहीं मिलेगा? कह रहा है फ्लोबियन ट्यूब द्वारा, यहाँ है गर्भाशय के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर प्रश्न है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा क्या है, तो कहेंगे प्लेसेंटा एक नाल है, प्लेसेंटा कहिए चाहे नाल कहिए, ठीक है, पाइप टाइप का रहता है जो भ्रूण के यानी बच्चे के नाभिक से जुड़ा रहेगा। ठीक है, माँ के, ठीक है, तो माँ के ब्लड से यानी रक्त से क्या मिलेगा बच्चों को, तो कहेंगे ऑक्सीजन मिलेगा एवं पोषक मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा। ठीक है, किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा नाल के द्वारा मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? मान लीजिए कोई बोल रहा है, तो उसका प्रभाव आपके कान पर कितना देर तक रहेगा? जब आप जज कर पाइएगा जो फलना व्यक्ति क्या कह रहा है, तो मान लीजिए हम कुछ कहें ना, आप सुन पाए, आप उसको प्रभाव नहीं पड़ा कान पर, ये को 0 सेकंड भी नहीं पड़ा, तो आप क्या जज कर पाइएगा जो फलना क्या बोल रहा है?
तो कान पर जब आवाज आता है तो कितना देर आवाज छोड़ता है कि जो आदमी मालूम कर लेता है कि तू का कह के चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरा 1/2 सेकेंड, यहाँ पे कोरा 1/5 सेकेंड, यहाँ पे कोरा 1/10 सेकेंड, यहाँ पे कोरा 1/20 सेकेंड। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है हमसे और हम उसको जज कर पा रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो वो अगर हमारे कान पर 1/10 सेकेंड तक उसका आवाज रह गया, 1/10 यानी 1 सेकेंड के 10वां भाग, 1 सेकेंड के 10वां भाग समय तक वो हमारे कान पर रह गया, तो हम जज कर पाएंगे जो व्यक्ति हमसे क्या बोला है, तो उसका हम जवाब दे पाएंगे। तो गुजर गुजर बोलेगा अब वो हमको अबे नहीं करेगा, गुजिया के आएगा बुझेबे नहीं करेगा, तो क्या हम जवाब देंगे। ठीक है, तो 1/10 सेकेंड तक हमारे कान पर उसका प्रभाव रहना चाहिए, तब ऑप्शन हो जाएगा सी आपका 1/10 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो कहेंगे 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर 1/10 सेकेंड से कम रहेगा तो आप जज नहीं कर पाइएगा कि क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, ज्यादा देर रहेगा, ज्यादा देर तो रहबे नहीं करेगा, उतनी देर में आप जज कर पाइएगा 1/10 सेकेंड में क्या बोले तरह। चलिए 12 नंबर है, मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मछली से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इक्थियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया, तो मैक्सवेल ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सवेल ने किया था। अगर तो आप देख लीजिएगा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया, तो कहेंगे मैक्सवेल साहब ने किए थे। ठीक है, अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के गति के 3 नियम दिए, गति के 3 नियम, एगो पहला नियम, एगो है आपका दूसरा नियम, एगो है आपका तीसरा नियम। अब समझिए पहला नियम को कथी कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम, और दूसरा का नियम को कथी कहेंगे, तो दूसरा का नियम को कथी कहा जाता है, तो दूसरा का नियम को कहा जाता है बल एवं त्वरण, का नियम। और तीसरा का नियम को कथी कहा जाता है, तो तीसरा का नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया का है, तो वही है क्रिया प्रतिक्रिया, जितना आप क्रिया कीजिएगा उतने ही हम प्रतिक्रिया करेंगे आपको। ठीक है, तो पहला नियम ना समझ में, देखिए पहला नियम जड़त्व का नियम, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है जब तक उसको बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा वो विराम अवस्था में रहेगा, उसको जड़त्व नियम। ठीक है, दूसरा नियम, तो दूसरा नियम F = m गुने a। ठीक है, तो कहेंगे बल एवं त्वरण का नियम, दूसरा नियम किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को, ठीक है, द्वितीय नियम कहेंगे। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे एक हाथ हम किसी को दिए, वो एक हाथ हमको दे दिया, ठीक है, तो वो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो यही हो गया। अगर स्नेल की बात करेंगे, ठीक है, तो स्नेल के नियम में क्या आएगा, तो स्नेल के नियम में आ जाएगा आपको जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच संबंध। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्नेल के नियम में देखिएगा तो हम कहेंगे स्नेल का नियम तरंग के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम तरंग के अपवर्तन से संबंधित है, यानी आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के बीच संबंध क्या है, कहेंगे स्नेल का नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी की बात करेंगे तो एक तो थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर के। ठीक है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो यहाँ पे उपस्थित रहता है गर्दन पे। ठीक है, तो थायराइड हो गया। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी तो कहेंगे पिनियल ग्रंथि।
पिनियल ग्रंथि सबसे छोट होता है, ठीक है। तो पिनियल ग्रंथि से क्या होता है, तो कहेंगे मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है रात में 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है। तो मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है, तो दिन भर आप काम किए रहेंगे ना, थकान महसूस होगा, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा आपको 12 से 1 बजे के बीच में पिनियल ग्लैंड से, आप पूरा आपको रिलैक्स महसूस करा देगा, ठीक है। अगर जो व्यक्ति रात में 1 बजे 2 बजे के बाद सोएगा ना, तो ओकरा पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलबे नहीं करेगा। आज जब मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो ओकरा दिन भर मियाज भकुआई रहेगा, ठीक है, दिन भर जमाई जाएगा लेकिन वो खड़ रहा है, ठीक है। तो ये पिनियल ग्लैंड देखिए 10 बजे तक आदमी जो सो जाता है, पूरा माइंड उसका माने आराम हो जाता है, तब 12 बजे निकलेगा पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा, पूरा बॉडी के रिलैक्स कर देगा, ठीक है। सवेरे उठिएगा मियाज टकाटक रहेगा, फ्रेश रहेगा, ठीक है। आप सुतिएगा 1 बजे, ठीक है, दिन वहां खड़त रहिएगा, कभी देह होने कीजिएगा, कभी देह होने कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो किसका करेंगे, तो पेरिस्कोप का करेंगे, पेरिस्कोप ऑप्शन बी। ऑडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर कहेंगे गाड़ी में लगा रहता है, गाड़ी में लगा रहता है दूरी मापने के लिए, दूरी कथी में, तो किलोमीटर में मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग, ओडोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर क्या है, तो कहेंगे उच्च तापमान को, देखिए नॉर्मल तापमान को थर्मामीटर से माप लिया जाता है, जैसे मान लीजिए बुखार हुआ, बॉडी के टेम्परेचर मापना है तो थर्मामीटर से माप लेंगे। और उच्च तापमान मापना है, जैसे 500, 1000, 10,000 डिग्री सेल्सियस नापना है, कौन से नापेंगे, तो पायरोमीटर से। तो कहेंगे उच्च तापमान किससे नापेंगे, तो पायरोमीटर से नापेंगे। चलिए 16 नंबर, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो न्यूक्लियस की खोज के कोई ले रहा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राउन ने किया था, ठीक है। ल्यूवेनहॉक, तो कहेंगे ल्यूवेनहॉक क्या किए थे, तो ल्यूवेनहॉक तो जीवाणु की खोज किए थे, ठीक है। वाटसन है, तो वाटसन देखिए, वाटसन और क्रिक मिलके, वाटसन एवं क्रिक दोनों आदमी मिलके डीएनए के, याद रखिएगा, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किए या दिए, ठीक है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, क्वेश्चन पूछेगा तो कहेंगे वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, ठीक है। तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र होता है, मलेरिया परजीवी का किसने पहली बार खोजा, तो कहेंगे रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लुई पास्चर की बात करें, लुई पास्चर के, तो लुई पास्चर क्या किए, तो कहेंगे टीका की खोज किया, सर्वप्रथम टीका की खोज किए, किसका, तो रेबीज के टीका के खोज, ठीक है, लुई पास्चर। उसके बाद ग्रेगर मेडल, अनुवांशिकता के पिता, अनुवांशिकता के पिता या जनक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया, पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी से मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन, तो 5 जून से, ठीक है, 5 जून से। उसके बाद चलिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषण करता है, तो ओजोन परत, ओजोन को याद रखिएगा, O3, ठीक है। काफी अवशोषित करेगा, तो कहेंगे पराबैंगनी किरण, कौन, पराबैंगनी किरण, ठीक है। अगर पराबैंगनी किरण अवशोषित ना करे, अगर ओजोन परत में पूरा फट जाए, छिद्र हो जाए, और पराबैंगनी किरण सनलाइट से डायरेक्ट हमारे स्किन पर पड़ेगा, तो स्किन कैंसर होने की 100% संभावना है, वो में 1% 2% नहीं है। अगर मान लीजिए आप यूवी डायरेक्ट पराबैंगनी किरण के लपेट में आइएगा ना, तो पूरा बॉडी में आपका स्किन कैंसर हो जाएगा, इतना खतरनाक है, बड़ी डेंजर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यूवी रे, ठीक है, यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है। चलिए
21 नंबर प्रश्न, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? क्यूरिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। क्यूरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को साफ सफाई, उचित तापमान या कितना नमी चाहिए वो दिया जाता है। तो क्यूरिंग की प्रक्रिया में किसका प्रयोग करेंगे? जब चाय की पत्तियों को क्यूरिंग करेंगे तो जीवाणु के, कि कवक के, कि विषाणु के, कि शैवाल के, तो वो में प्रयोग होता है जीवाणु के, ठीक है। तो जीवाणु के प्रयोग होता है, कवक, विषाणु, शैवाल समझ में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाता है? कौन सा गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाएगा? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है ना, तो क्या है? तो भविष्य के ईंधन है, भविष्य के ईंधन है, ठीक है। ये जो है ये द्रव्य में बदल जाएगा न्यूनतम ताप को। चलिए अगला प्रश्न है, फेरोमीटर का उपयोग किसके मापने में करेंगे? तो फेरोमीटर का प्रयोग कहाँ होगा? तो फेरोमीटर का प्रयोग होगा समुद्र की गहराई मापने में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता तो डेसिबल में मापेंगे, कथी में? तो डेसिबल में मापेंगे, ठीक है। इसको कथी कहेंगे? तो डीबी कहा जाता है, डीबी में, ठीक है। तो ध्यान में रखेगा। शोरगुल पूछेगा कितना डेसिमल? तो 120 डीबी शोरगुल, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना डीबी की आवश्यकता चाहिए? जो कान फटे नहीं तो 60 डीबी, 60 डीबी, ठीक है। ज्यादा शोरगुल 120, ठीक है। तो ये सब 80 डीबी, 90 डीबी, ये सब खतरनाक है, समझ गए? मतलब कम खतरनाक है, लेकिन 120 तो बड़ी ज्यादा खतरनाक है, काम के चौधरे फाड़ देगा, ठीक है। हो गया। भूकंप, तो भूकंप कभी से मापेंगे? तो रिक्टर पैमाने पर मापेंगे। भूकंप मापना रिक्टर पैमाना पर मापा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर, मानव के हाथ में पाया जाने वाला जीवाणु, मानव के पेट में, पेट वाले माने मानव के हाथ में कौन जीवाणु पाया जाता है? हमेशा वो पाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशेरिचिया कोलाई, एशेरिचिया कोलाई। इसको ई पूरा नाम नहीं ना जानते होंगे तो ई तो नाम सुना होगा ना, ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई जीवाणु आंत में पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है, हर एक व्यक्ति के आंत में पाया जाता है। ये क्या होता है ना, कभी कभी ये आंत से मूत्र के रास्ते में चला जाएगा, ठीक है, मूत्राशय में चला जाएगा। जब ये जीवाणु मूत्राशय में चला जाएगा ना, ई कोलाई, तो जलन होगा, ठीक है, मूत्र में जलन हो जाएगा, तो उस वक्त आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, ठीक है। तो ई कोलाई हर एक व्यक्ति के आंत में पाया जाएगा, ये नहीं है कि ये नहीं। तो वो कहा जाता है कि ये मूत्र में ई कोलाई बढ़ गया है, ठीक है, जलन हो रहा है, तो ये आंत में से मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही काला खट्टा होगा, ठीक है। तो ये साइट्रिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, आप फॉर्मिक एसिड के कारण। तो ये तो क्लियर होगा आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है। अगर साइट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक कहिए, सिट्रिक अम्ल कहिए, चाहे साइट्रिक कहिए, बतिया एक के है, साइट्रिक अम्ल कहो, बात एक के है। अगर हम साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे खट्टे फल में, फल चाहे सब्जी में, सब्जी, फल या सब्जी में मिलेगा। जैसे नींबू, जैसे नींबू हो गया, उसके बाद संतरा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है? तो कहेंगे सिट्रिक एसिड मिलेगा। अगर एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड वही CH3 और COOH, ये एसिटिक एसिड हुआ ना, कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे सिरका में, सिरका में, या जो फल सड़ जाता है ना, सड़े फल में, सड़े गले फल में आपको मौजूद रहेगा कौन? तो सिट्रिक, ठीक है, एसिटिक एसिड। आप फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के, देखो देखिए फॉर्मिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या एसिड कहिए, ठीक है। तो फॉर्मिक मेथेनोइक अम्ल तो कहेंगे चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, ठीक है। उसके बाद लाल चींटी, चींटी के डंक में, इस सब में क्या पाया जाएगा? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाएगा, मेथेनोइक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। तो इतना 25 क्वेश्चन का सीरीज